अनवर साहब पे लोग एतराज करते हैं, मैंने अल्लामा इकबाल पे भी तनकीद की है। जो मैंने तनकीद की है वो गलत है। अगर वो फैक्चुअल नहीं है या वो दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे हाजिर हूँ, भी जवाब दे दे। मैंने ऐद वफा पे तनकीद की थी, एक ड्रामे पे तनकीद थी, एक राइटर पे तनकीद थी, एक चैनल पे तनकीद थी, एक इदारे पे तनकीद थी। आवाम को बहुत अच्छी लगी। मतलब रियासत के एक पिलर को ही मैं हिला दूं तो वो बड़ी अच्छी बात है, रियासत के एक शख्स पे मैं तनकीद कर दूं तो वो थोड़ा सा मसला नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। क्या करें, मतलब अब कैसे साबित होगा कि लाहौरियों को अनवर साहब की बात समझ आ गई है? ताली बजा के, तारीफ में कमेंट्स लिख के, आपके शो पे आके टिकट लिख के, यही तरीका है ना। तो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स में, और अगेन चूंकि वो एक खास एरा के हैं जिस वक्त ये बातें बिल्कुल प्रॉब्लम कंसीडर नहीं होती थी, तो वो इस दौर में भी अगेन लोग बैठ के डिबेट कर रहे होंगे कि भाई इकोनॉमी अच्छी चल रही है। वो उसको कह रहा है तुझे कैसे पता इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं अभी बिजली का बिल देकर आया, मैं अभी राशन लेकर आया, मैं खाली हाथ बैठा हूँ। वो बता रहा है कि क्योंकि उसने एक तज्जियाकार को सुना। पीपल्स पार्टी ने जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को रखा हुआ है कि भाई हमारा देखो जो मेन लीडर था वो बहुत इनकलाबी बातें करता, बातें स्टेप्स नहीं। सेम इज विद पीटीआई कि यार उनके पास जो लीडर है ना वो बातें बहुत इनकलाबी करता है, और वो वही वाला इनकलाब है जो आप जैसे स्कूल में इकबाल के शेर पढ़ लेते हैं, तकरीरें कर लेते हैं, मुकाबला जीत लेते हैं, बहस में वावा वसूल कर लेते हैं। और इतना डिस्कनेक्ट है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई कराची में बैठा हुआ था और उसको परवेज मुशर्रफ का दौर अच्छा लग रहा था तो उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि बलूचिस्तान के बंदे को परवेज मुशर्रफ से इस वक्त क्या प्रॉब्लम है। आर्मी चीफ रिटायर होता है ना तो उसकी इतनी बुराइयां सामने आती हैं, हम कहते हैं कि 3 साल पहले सारे ये बातें सबको पता थी, तो करते क्यों नहीं थे? कि मैं अगेन वही वाली बात है कि मैं जुल्फिकार अली भुट्टो को कई दफा क्रिटिसाइज कर चुका हूँ, हर दफा जरूरी नहीं है, या बिलावल भुट्टो को करता हूँ, या उनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को करता हूँ, या सिंध के हालात को देख के करता हूँ जो वहां पे गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल है। ये सिर्फ उसी एक स्कैंडल को जाके कि ये जो हजारों लाखों टन गंदम सिंध के गोदामों में बड़ी बड़ी खराब हो गई है, अरबों रुपए की, इसको मतलब इसको हम कहाँ देखें, किस कुर्बानी के जरिए भूल जाएं कि हाँ यार तो साहब पर कुर्बानी की थी, बीबी भी शहीद थी भाई सर आंखों पे, लेकिन ये गंदम का तुम कुछ करो भाई, क्या कर रहे हो? अरबों रुपए जाया कर रहे हो स्टेट के। तो ऐसा एक नहीं कई स्कैंडल्स है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वैस मंगलवाला, आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है, और इनका ज़ाहिर है चेहरा आपके सामने है, चेहरे से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, और जो लोग इनको टेलीविज़न के ड्रामों में देखते हैं उनकी तो एक फ़ैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है इनकी। बाकी जो लोग सोशल मीडिया वाले हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो खैर ऐसी है कि आप पूछे ही मत। और ये वो लोग हैं जो कि इनके नज़रियात से और इनकी बातों से बड़ा मुतासिर होते हैं, लिखारी भी हैं और पोइट भी हैं, लेकिन उनको मैं यूँ कहूँ कि सोशल क्रिटिक मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा शायद इनके लिए। अदील अफजल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वैस? ठीक ठाक हैं आप? बहुत अच्छा इंट्रो दिया यार, थैंक यू। ये इंट्रो क्या, ये तो बिल्कुल एक सच था, बल्कि मेरा ख्याल है आप अपने आप को क्या वो सोशल क्रिटिक वाली कैटेगरी में ज़्यादा बेहतर तौर पे रखते हैं? यार मुझे लगता है कि बड़े अरसे से ना लोग मुझसे पूछते हैं, मैं किसी इवेंट वगैरह पे आ रहा होता हूँ या जब भी इस तरह के किसी पॉडकास्ट में ना, तो अक्सर कहते हैं अच्छा नीचे लिखना क्या है सर? राइटर लिखना है, एक्टर लिखना है, सोशल कमेंटेटर लिखना है? तो मैं अक्सर जो मेरा दिल करता है यार लिख दो कंटेंट क्रिएटर, लिख दो राइटर, जो उस टाइम पे दिल कर गया। बट आई थिंक ये वर्ड जो भी आपने यूज किया थोड़ा एकेडेमिया का वर्ड है, तो आई थिंक ये ज्यादा एक बेहतर डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क जो अगर मैं फिक्शन भी क्रिएट कर रहा हूँ, कोई कहानी वगैरह लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें भी समहाउ पीछे ये होता है कि अच्छा इसमें बात क्या कही जाए। और अभी तक तो अपने तौर पे कुछ ना कुछ नुक्तों को छेड़ने की कोशिश की है फिक्शन में भी, थ्रू आर्ट ऑब्वियसली उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, उसको कहने का अंदाज चेंज हो जाता है बात को। लेकिन ये सोशल क्रिटिक वाली जो है ना, ये अच्छी है। आई थिंक चलें, ये अच्छा है, ये आपको एक टर्मिनोलॉजी मिल गई, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई नीचे क्या लिखना है, ये सोशल क्रिटिक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तज्जियाकार या फलाना फलाना ये मुझे वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं। अच्छा, आपके करियर के हवाले से बात करें तो ये बात सामने आती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं बड़े कम ड्रामे करते हैं, कुछ कहते हैं कि जी आपने ड्रामे करना छोड़ दिए हैं, तो ये क्या मामला है? ज़्यादा इनकार क्यों होता है आपकी तरफ से ड्रामों को या टेलीविज़न को? अच्छा, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, बिल्कुल सच जो लोग बिलीव कर सके, तो
तो ऑनेस्टली बात यह है कि कोई बहुत ज्यादा काम आया ही नहीं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोगों को एक्टिंग अच्छी लगी है या रोल वायरल हुआ है या उसमें अवार्ड भी मिला है। एज सच कोई उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत प्रॉमिसिंग चीजें ऑफर होने लगती, नहीं हुई। ठीक है, और जो मिले वो मैंने फॉर फन, मैं एक्टिंग मेरे लिए बिल्कुल एक इंजॉयबल सा काम है। तो मैंने कोई सैफी हसन साहब के 3 ड्रामे किए जिनमें जितना कोई माइनर रोल हो सकता था ना वो उन्होंने निकाला और मैंने वो किया। ठीक है, और बट वो एनवायरनमेंट, वो दोस्ती यारी, वो शुगल, वो ऐसा है कि आप ना दोबारा चले जाते, हाँ ठीक है कुछ दिन के लिए चले जाते हैं शूट। तो कोई प्रॉमिसिंग रोल एज सच ऑफर नहीं हुआ, बट उसके बावजूद मैंने 3-4 ड्रामे किए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि आप लाहौर में रहते हैं और लाहौर में ऑलमोस्ट ड्रामा की प्रोडक्शन जीरो, इट्स नियर टू जीरो, एक काशिफ निसार है वो बनाते हैं बस। इसके अलावा सारी चूंकि कराची से होती है या इस्लामाबाद से होती है, तो दूसरे शहर से एक्टर को बुलाने का मतलब है कि आपने उसको टिकट और स्टे देना है, और ये चीज फिर प्रोडक्शन कॉस्ट को बहुत बढ़ा देती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि यार ये रोल ये ही बंदा कर सकता है, वो कहते हैं अवेलेबल कौन है और कम पैसे कौन ले रहा है उसको पकड़ लो। तो मैस लेवल पे इसी तरह प्रोडक्शन हो रही है। मतलब तो मतलब उस ऐसा हिसाब नहीं से है मैं जितना कि आपके बारे में ये तासुर आया हुआ है कि जी आप जो है वो अपने आप को बड़ा वो ये कहते हैं ना वो ईगो में रहते हैं और बड़े चूजी हैं और बहुत सारी चीज़ों को इनकार कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे आई थिंक वो चूजी होने की मुझे जरूरत ही नहीं पेश आई, क्योंकि घटिया काम कोई ऑफर कर ही नहीं रहा। वो पहले से ही डर रहा है कि मैं जाऊंगा तो आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो जो मिले हैं उसमें भी मैं भाई बता रहा हूँ ना, उसके बाद भी जो मैंने 3-4 ड्रामे किए वो जस्ट फॉर फन किए, जस्ट एंजॉय करने के लिए टीम के साथ, लोगों के साथ। और मेरा एक बड़ा लालच ये होता है कि जब आप काम के बहाने घर से बाहर निकलते हो ना, तो उसमें एक तो आपको गिल्ट कम होता है। आप घर वालों को कह के जाते हो देखो मैं कमाने जा रहा हूँ, मैं वेकेशन पे नहीं जा रहा, अंदर से आपको पता होता है कि आप इंजॉय करने जा रहे हैं, आप रिलैक्स करने जा रहे हैं। सो मैं सैफी भाई के साथ किया संगे माँ, आतिफ असलम थे उसमें लीड पे। तो उस ड्रामे का बाहर लालच ही वहां की लोकेशन थी। वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है सिरन वैली, और मैं वहां पहले भी एक दफा गया हुआ था 2005 में, लेकिन तब मैंने जब देखी थी तो वो बिल्कुल डिफरेंट जगह थी। अब जब मैं गया तो काफी डेवलप हो चुकी थी, बड़ी जगह बहुत हसीन है, बहुत पीसफुल है। दूसरा ड्रामा था वो बहावलपुर में था, तो मेरे लिए ये बात अच्छी थी, अच्छा चलो डेजर्ट में चलते हैं। तो ये रीजंस रही हैं मेरे रोल चूज करने की, क्योंकि उन रोल्स में कुछ होता ही नहीं था ना। आप आ जाए, आपने हीरो के पीछे बैठ जाना, वो हीरो डायलॉग बोलता रहेगा, आपने पीछे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहना। ठीक है तो मैं कहता था ठीक है उसके पैसे मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो आप कहते हो यार पैसे भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, ट्रैवल भी दे रहे हैं, एक नई जगह में देखने भी जा रहा हूँ, चलो कुछ दिन के लिए वेकेशन कराते हैं। और क्या चाहिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती और है। क्या, हाँ हाँ, और क्या। अच्छा, और जर्नलिज्म से भी आप वाबस्ता रहे तो वो क्यों छोड़ दिया? आपको क्या अंदाज़ा हो गया कि जर्नलिज्म हमारे यहाँ पर किस तरह का हो रहा है, जर्नलिज्म की हकीकत आश्कार हो गई, आपने कहा बस भाई ये नहीं हो सकता? नहीं, जर्नलिज्म के साथ सिर्फ ये हुआ कि मैं बेसिकली लिखना चाहता था शुरू से, और मुझे अखबार में लिखने का शौक था। तो जब मैंने इंटरव्यू भी दिया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे पास तो एजुकेशन नहीं है मैस कॉम की, और तुम इंटरव्यू देने पहुंचे हुए हो, अखबार में नौकरी का, तो तुम क्यों आना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मुझे लिखने का शौक है और मैं अखबार में लिखना चाहता हूँ, अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ, राय देने का शौक है मुझे। हालांकि मैं सोचता हूँ शुक्र उस टाइम पे मौका नहीं मिला, मतलब क्या ही राय थी। ठीक है, वो तो भी यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे, ग्रेजुएट थे। तो मुझे उन्होंने यही कहा कि हाँ तो ठीक है, आप फिर इस सिस्टम का हिस्सा बने अखबार का, आप जॉब करना शुरू करें, न्यूज को समझे, न्यूज रूम को समझे, एंड देन इवेंचुअली यू विल गेट अ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू राइट। तो मैंने कोई 4 साल तो वेट किया सिर्फ इस चक्कर में कि अच्छा मुझे कब लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें यह था कि मेरी एक शॉर्ट स्टोरी जंग अखबार में छप गई थी, उसका रिस्पांस भी मुझे बहुत अच्छा आ गया था, उसके 38 सफे भी छपी थी कोयटा के। तो वो मेरे लिए था कि अच्छा चलो अफसाना तो छपा है ना, एक कॉलम नहीं भी आ रहा वो भी आ जाएगा कुछ टाइम में। तो 4 साल बाद फिर ये हुआ कि मैंने जंग छोड़ दिया और मैं दुनिया अखबार में चला गया। तो वहां पे मुझे मैगजीन में आर्टिकल्स और फीचर लिखने का मौका मिला। अखबार अभी मार्केट में आया नहीं था, अभी हम उसके टेस्ट रन के ऊपर ही निकाल रहे थे उसको। तो मैंने फीचर लिखने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा ये लिखते जाओ
ये जमा हो जाएंगे, जिस दिन अखबार मार्केट में आएगा तो आप जो है ना, आपकी ये चीजें फिर दोबारा से हम रीप्रिंट करेंगे। तो मैंने कुछ 6-7 फीचर लिखे, कुछ आर्टिकल्स लिखे, और तकरीबन कोई 5-6 महीने मैं मैगजीन में काम करता रहा। और लॉन्चिंग, जस्ट लॉन्चिंग से आप ऐसे समझ लें कि थोड़ा पहले, 2-1 दिन पहले, मैं मैगजीन से ट्रांसफर होकर न्यूज रूम चला गया। और मुझे कहा गया आपको सारा एक्सपीरियंस तो न्यूज का है, तो आप न्यूज में बैठे। और इस चीज को पहले मतलब बड़ा जो है ना हमने अंदर फील किया कि यार हसरत अब मतलब उस लिखने का गुंचों मौका भी हसरत मिल उन गया गुंचों पे था। जो बिन खिले मुरझा गए। बिल गिले वाले कि अभी जब अखबार की वो टेस्ट रन चल रहा है तो उसमें मैं लिख रहा हूँ, और जिस दिन लॉन्च हुआ है तो आपने मुझे दोबारा उठा के न्यूज रूम भेज दिया कि यार नहीं आपकी एक्सपर्टी तो वहां है, तो आप वहां जाके काम करेंगे। तो उसके बाद ना उस दरमियान में जितने भी लोग मेरे साथ थे ना, जितने भी साथी हमारे साथ काम करते थे, तो वो सारे मुझे ना एक ही बात कहते थे कि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक का यार, तू किधर अखबार के दफ्तर में आके बैठे, तो बेटर होगा कि हम तो, हमारा टाइम गुजर चुका है अखबार में, हमने अब कहाँ जाना है, हम यहीं रहेंगे, लेकिन यू शुड स्ट्राइव फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं फिल्म की डिग्री ऑलरेडी एनसीए से कर रहा था। इनफैक्ट वो डिग्री मैंने जर्नलिज्म में आने के बाद ही की थी कि चलो फिर एक डिग्री ले लेते हैं, अगर इसको थोड़ा सा उस तरीके से देखना है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसको फील्ड बनाना है। क्योंकि मुझे ना ये वाली वाइब आने लग गई थी अपने आप से कि आप ऐसे ही चीजों का वो कनेक्शन बनाते हो। मुझे लगा कि मुझे जो काम मिलता है ना, वो मिलता है जो मुझे असल में आता है। जिसकी मेरे पास डिग्री है ना, वो अंदर से मुझे भी पता है, और किसी को मैं यकीन भी नहीं दिला पाता कि मैं मैनेजर बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री थी। उसके लिए आप जाते थे कि बैंक्स में, कॉर्पोरेट्स में फाइनेंस हैंडल करना है, एडमिन ऑफिसर, एचआर, वो मेरी शक्ल के साथ भी नहीं जाता था। मेरी दाढ़ी, मेरे लंबे बाल, मैं एचआर हाँ, कैसे ये शक्ल वाली करूंगा। बात अभी मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था कि इस बंदे की शक्ल पे कहाँ जचता है ये एचआर मैनेजर हो। ये राइटर वाइटर, बड़े बाल, बैग वैग लटका, मुझे वही जचता है। हाँ, और मिजाज भी इस किस्म का नहीं है ना कि मैं एचआर चला सकूं। ये मुझे उस वक्त तो नहीं रियलाइज होता था, लेकिन मैंने फिर ये देखा, मैंने कहा अच्छा मुझे रेडियो में मैं गया हूं तो मुझे सिलेक्ट हो गया हूँ, अखबार में मैं गया हूं तो मेरे पास डिग्री भी नहीं थी, लेकिन महमूद शाम साहब होते थे जंग के ग्रुप एडिटर, पूरे जंग को हेड करते थे। तो वो ना इंटरव्यू लेने आए थे कोयटा कैंडिडेट्स का। तो मैं गया इंटरव्यू देने, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं न्यूज रूम पहुंचा। तो जब मैं न्यूज रूम पहुंचा, जब मैंने काम करना शुरू किया ना, तो वहां पे जो हमारे न्यूज एडिटर थे, असिस्टेंट एडिटर थे इनफैक्ट, तो वो ना ऐसे मेरी शक्ल देखते थे और मेरा काम देखते थे ना, तो कहते थे यार तुझे बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, तुझे महमूद शाम साहब ने रखा है और क्या सोच के रखा है हमें आज तक की समझ है कि तुझे तो जर्नलिज्म आती नहीं है। क्योंकि मैंने उस तरीके की ना डिग्री ली थी ना काम किया था, मुझे लिखने का शौक था। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि काम मिल हमेशा यही रहा था। तो फिर मैंने फिल्म की डिग्री की और बस फिर चल सो चल, फिर मैंने, मुझे जबरदस्त, था कि हाँ बस ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक में ही आना है। अगर हम मीडिया की बात करें, एंटरटेनमेंट मीडिया की, तो एंटरटेनमेंट मीडिया में आपने जितना भी काम किया है एज अ राइटर, एज एन एक्टर, आपको सबसे बड़ी हकीकत वहाँ पर क्या नज़र आई? मतलब ये नज़र आ गया आपको कि आजकल का जो ड्रामा है वो सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल है, उसके अंदर आर्ट की कहीं कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, और जो एक्टर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग्स और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये जी वाकई क्रिएटिव काम है। इज़ इट सो? आई थिंक इस तरह कहना थोड़ा सा बेटर भी होगा, और उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो एक्चुअली ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक एक चीज है टीवी का वॉल्यूम, 40-45 चैनल है, पता नहीं उसमें आपको नाम भी नहीं आते होंगे, सब टीवी, और टीवी, अलिफ टीवी, आन टीवी, ये बेतहाशा चैनल। और सबसे बड़ी जो हमारी प्रोडक्ट है ना, जो आप समझ लें हमारे आम की तरह दुनिया में बिकती है, वो है ड्रामा। ना हम फिल्म बेच पाए हैं, ना थिएटर बेच पाए हैं, ना स्टैंड अप बेच पाए हैं, ना इवन डिजिटल का कंटेंट बेच पाए हैं। दुनिया को अगर हम किसी चीज से अट्रैक्ट कर सकते हैं और जिसपे हम अपनी ऑडियंस को भी सबसे ज्यादा ग्रिप करते हैं, वो है टीवी का प्ले, या प्ले कह लें, ड्रामा। ड्रामा फुल ऑफ इमोशंस, रियलिटी, रैशनैलिटी, हमारी एक प्राइम प्रोडक्ट है। अब जब आप उसको इस वॉल्यूम पे क्रिएट करोगे कि 7 बजे भी लगना है, 8 बजे भी लगना है, 9 बजे भी लगना है, तो डेफिनेटली आपको सारे राइटर बड़े नहीं मिल रहे, आपको सारे डायरेक्टर उतने क्रिएटिव नहीं मिल रहे।
और प्लस आपने खुद भी ये सोचा हुआ है कि हर ड्रामे की एक सर्टेन प्रोडक्शन वैल्यू है। जो 7 बजे चलता है उसके इतने पैसे होंगे, जो 8 बजे चलता है वो आपकी प्राइम प्रोडक्ट है, उसके इतने पैसे होंगे, 9 बजे चलता है वो जरा ऐसे है तो उस पे इतने पैसे होंगे। अब आपने चूंकि मनी इन्वॉल्व कर दिया, मनी के साथ प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अगर मैंने एक चीज बनानी ही 50 लाख में है या मैंने बनानी ही 1 करोड़ में है, तो मैंने उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट डिजाइन करनी है। आप जितने मर्जी क्रिएटिव हो जाएं, आप के लिए आसान नहीं है कि आप ए कैटेगरी के एक्टर्स को कायल करने के मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है और मेरे पास डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, क्रिएटिवली आप आए, आप डिस्कस करें। अनफॉर्चुनेटली ये माहौल है, माहौल ये है कि टेलीविजन ड्रामा बनाता है और उनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज है, मेनली जो 3 बड़े चैनल हम है, ARY है, जियो है, तीनों के अपने प्रोडक्शन हाउसेज है। अपने से मुराद है कि एक पीछे एक फैक्ट्री है जो ड्रामे बनाती है, उनके अपने सर्टेन कुछ लोगों के साथ रिलेशन है, कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, उनसे वो कहानी लिखवाते हैं और वो कहानी डिसाइड होती है चैनल में। अप्रूवल जो है ना वो चैनल से आता है मोस्टली, फिर वो उस कहानी पे डायरेक्टर को ऑनबोर्ड लेकर आते हैं, अगर डायरेक्टर कायल हो जाए तो ड्रामा बन जाता है। अब इसमें ऑब्वियसली जो चूजी डायरेक्टर्स हैं गिनती के आपके मुल्क में, वो कितने को ड्रामे बना लेंगे साल 2, और अगर आपके पास 4-5 डायरेक्टर हैं तो आपको साल के 6, 7, 8 यही ड्रामे देखने को मिलेंगे जो अच्छे हों। अच्छे से मुराद है कि जिन पर मेहनत हुई, चले हम ये कहते हैं अच्छे बुरे की बात नहीं करते, जिन पर मेहनत हुई। बाकी जो वॉल्यूम आप 6 दिन हफ्ते में देखते हो, फिर आप 3 घंटे देखते हो, फिर आप रिपीट पे देखते हो, इट कांट बी गुड। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मैं अब चीज देख रहा हूं, शुरू में ना कुछ साल पहले तक हमने ये इमेजिन किया हुआ था कि जो हमारी यंगर लॉट है एंड स्पेशली जो कूल अवाम है वो टीवी नहीं देखती, ठीक है, और वो मोर इनटू सोशल मीडिया एंड वेब सीरीज एंड OTTs एंड सिनेमा एंड एडवेंचर्स, वो ये सब देखते हैं। उस कूल अवाम के कई लोग एज अपना फ्यूचर सिक्योर करते हुए, मनी सिक्योर करते हुए, कैरियर सिक्योर करते हुए, और अच्छी बात है कि उन्होंने समझा कि इस मुल्क में इंडस्ट्री तो टीवी ही है, वो टीवी पे आ चुके, उनकी कूल प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे और वो टीवी के लिए काम, जिसकी वजह से बहुत से लोग अभी सो अच्छी बात है कि आपके पास मार्केट है, आपके पास ऑलरेडी सेंसिबिलिटी है और आपके पास एक लेगेसी भी है। लेकिन चूंकि बिजनेस इतना हावी है, और अगर मैं बुराई करने पे तो मैंने चले टेक्निकल उसको थोड़ा सा डिफेंड कर दिया, बुराई सिर्फ ये है कि जो आर्ट है ना वो बेसिकली आपको करेजियस बनाता है, ये मेरा अपना मानना है। करेजियस इस तरह बनाता है कि आप कुछ सोचते हो, आप सवाल करते हो, आप कमेंट करते हो, ये सब करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कुछ लोगों में उठना बैठना पड़ता है, आपको कुछ 4 किताबें खंगालनी पड़ती हैं, आपको कुछ सफर करना पड़ता है और फिर आपको खुद किसी एक्सपीरियंस से भी गुजरना पड़ता है। आप उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को, उन रिलेशनशिप्स को बड़े क्लोजली वॉच करते हैं, तो आप किसी चीज पे कमेंट कर सकते हैं। आर्ट की ये बेसिक डिमांड है आपसे, उसमें आपको थोड़ा सा करेजियस होना, बुजदिली के साथ काम नहीं हो सकता, ठीक है। जब आप इतने डरे हुए होते हैं ना कि आप कहते हैं यार एक्टर भी मशहूर वाले ले आओ, राइटर भी वो पकड़ो, मकसद ये नहीं है कि मैंने कोई अच्छी कहानी सुनानी, मकसद ये है कि मैं जितने पैसे लगा रहा हूं वो सब सिक्योर होने चाहिए। वो एक्टर उस रोल के लिए फिट है या नहीं है, वो डायरेक्टर उस रोल के लिए फिट है या नहीं है, इट रियली डजंट मैटर, यूज द नेम्स। और फिर चूंकि सोशल मीडिया पे जब तक कोई चीज वायरल नहीं होगी तब तक वो ड्रामा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, पहला तो ये कि आप कोई बहुत खूबसूरत इमोशनल सीन क्रिएट करें जिसमें एक सोशल कमेंट्री हो, तो वो चीज सीन्स वायरल होते हैं। रिसेंट टाइम्स में हमने काबली पुलाव देखा है, हमने जीवन नगर देखा है, ये 2 प्ले पर्सनली मुझे लगा कि इनमें एक सोशल कमेंट्री है, मौजूद है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि लड़की को चपेड़ मारो और कोई ऐसी फजूल बात करो कि जिसमें फेमिनिस्ट सड़ जाएं, वो खुद ब खुद आके बोलेंगी, उनसे लड़ने के लिए देसी अवाम आ जाएगी, हमारा सीन चल पड़ेगा, तो लड़की के हाथ बांधने हैं, पैर बांधने हैं, उसको जहर देना है,
उसको सुसाइड करवानी, जितने इनसेंसिटिव हो सकते हो जाओ। अब वॉल्यूम चूंकि ज्यादा है और मेहनत करनी नहीं है और ट्रस्ट भी नहीं है, अपने डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है बेसिकली, यार ये जो मैं सोच रहा हूं या ये जो मैं कमेंट कर रहा हूं ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसका उनको ट्रस्ट नहीं है। वो सेफ पैसेज लेते हैं, वो सेफ पैसेज नहीं लेते, वो भरो गन, गन तो चलेगा, कॉस्ट भी कोई नहीं है, ठीक है, रिस्क भी कोई नहीं है। आप ना तो किसी इदारे को छेड़ रहे हैं, आप ना किसी सोशल नॉर्म को छेड़ रहे हैं, आप ना किसी टैबू पे बात कर रहे हैं, आप ना कोई लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे भाई। आप उनको एक घटिया कहानी सुना रहे हैं, इस बात पे किसी को क्या एतराज? राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, और ये जो सोशल मीडिया वाले आपने बात की, क्या ये भी होता है कि जी सोशल मीडिया पर जो जितना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाला शख्स है या ख़ास तौर पे कोई ख़ातून है कि हाँ जी ठीक है, इसके लाख फॉलोअर हैं, इसके 2 लाख फॉलोअर हैं, इसको ड्रामे में ले लो, और ये एक्टिंग वगैरह कोई क्राइटेरिया नहीं है, फॉलोइंग क्राइटेरिया बन गया है? अच्छा, इसमें भी दो बातें। एक तो ये है कि ये बड़ी रीसेंट बहस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो सोशल मीडिया से ही टीवी पे आए, ठीक है, उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है। भले मेरे पास फिल्म की डिग्री है, मैंने उसकी एजुकेशन भी ली है, लेकिन मेरा जर्नी थ्रू सोशल मीडिया ही। तो अगर तो मैं ये कहूंगा कि यार सोशल मीडिया से लोग आते हैं, तो क्या मैं अपने आप को कह रहा हूँ? हाँ, मेरा ये मानना है कि क्राइटेरिया अब शायद बहुत सारे लोगों का एक्टिव नहीं है। उनको ये लगता है कि यार ये ऑलरेडी फेमिलियर फेस है, ठीक है, और उसको लेके आओ, उसके साथ फैन फॉलोइंग भी आएगी, प्लस ये आपके मार्केटिंग के बड़े पैसे बचते हैं। भैया एक्टर ने आके बीटीएस भी लगाना है, उसने अपनी तस्वीर, उसने अपनी तो प्रमोशन करनी है ना, अपने रोल की, अपने ड्रामे की। कुछ होते हैं मेरे जैसे जो परिजात की भी एक क्लिप नहीं लगाते, लेकिन मेजरली तो लोग करते हैं, प्रमोशन करते हैं। तो वो इस फायदे में उन लोगों को बिल्कुल रखा जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत से अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं, बहुत से नहीं भी कर रहे हैं। इस पे हमारी ना एक तरह साकिब समीर से बात हुई, हम ऑफसेट बैठे हुए थे सारे, तो ये जाहिर है कि मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है, तो यही बात हुई और मैंने इसी तरीके की थोड़ी सी की कि मैंने कहा यार कई लोग हैं वो टिकटॉक पे हैं, बड़ी फॉलोइंग है, बट नहीं है एक्टिंग की वो उस तरीके की उनको सेंस नहीं है। इट्स रियली आप कहोगे कि एक बड़ी गैर मुनसिफाना सी बात है ना कि एक अच्छा एक्टर सेट पे मौजूद है लेकिन उसको सीन नहीं मिला हुआ और किसी ऐसे को मिला। तो साकिब ने कहा यार देखो, हर दौर में कोई ना कोई तरीका रहा है फिल्म तक आने का। पहले लोग मॉडलिंग कर लिया करते थे, स्टूडियो के चक्कर लगा लिया करते थे, डायरेक्टरों के साथ उठते बैठते थे, खुद पैसा लगा, तरीका था, पहले भी इसी तरीके से आते थे, अब भी तरीका है, अब यही है ना, इसको मान लो, ठीक है। लेकिन आई वुड स्टिल से कि हमने ऐसे सीन किए हैं जिसमें एक ही सीन में मैं हूं, साद अजहर है, साकिब समीर है, आसिफ रजा मीर है, ठीक है। मैं तो अपने आप को किसी खाते में नहीं लगाता। और एक हमारे बड़े और अच्छे एक्टर है मलिक साहब, वो हैं, बल्कि उस सीन में तो वो भी थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है, जो परिजात में गुरु बने थे, कराची के बड़े फेमस डीओपी भी हैं। ये 6-7 एक्टर जो है ना एक सीन में, लेकिन किसी के पास भी कोई खास जुमला नहीं है। मेरे पास नहीं है, साकिब के पास नहीं है, आसिफ जमीर साहब के पास भी नहीं। और जिस बंदे के पास है और उसको सेट के ऊपर 7 बड़े एक्टर्स, मैं अपने आप को नहीं काउंट कर रहा, बाकी सबका कह रहा हूं, जो देख रहे हैं, उसको लाइनें याद नहीं है। ये बेसिक प्री रिक्विजिट है ना, एक्टिंग तो कैसी होगी कैसी नहीं होगी, यानी लाइन तो याद करके आओ, उसको लाइन याद नहीं है। और हम उसकी हर रीटेक पे ना एक दूसरे को देखते थे कि गुड हमें पीछे खड़ा किया, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन, चलता है। सही है, ये भी एक हकीकत है। अच्छा, और अगर इसी गुफ्तगू को मैं थोड़ा सा जर्नलिज्म की तरफ लेकर जाऊं, जर्नलिज्म की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में क्या है? मेरे ख्याल से वो वही है जो उसकी मेन स्ट्रीम की है कि रेटिंग एंड बिजनेस। जर्नलिज्म नहीं है, एक बिजनेस है, और बहुत सारे जो ऑलरेडी बिजनेस एंटिटीज थी उन्होंने अपने चैनल बनाए हैं ताकि वो इस मुल्क में सुकून से काम कर सकें, ब्लैकमेल ना हो, और अगर कोई डराने की कोशिश करे तो हमारे पास भी एक चैनल।
हम उस पर खबर लगा देंगे। ठीक है, पहले आप कहते थे मेरा एक साथी जानने वाला है, अब आप कहते हैं मेरा खुद का चैनल है। तो वो बिजनेस एंटिटीज हैं, उनका मकसद भी बिजनेस है, कोई जर्नलिस्टिक उस तरीके से बैकग्राउंड है नहीं, और मार्केट का स्टैंडर्ड ये है कि जी आपने ट्रेंड करना है। और मुझे ना बड़े अरसे से मैं इस चीज पे कमेंट भी करना चाहता था, आई एक्चुअली वांट टू राइट अबाउट इट, कि एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले खबर हम दे, इसमें कौन सी बड़ी बात भाई? सबसे मुस्तनिद खबर हम दे रहे हैं, सबसे सही खबर हम दे रहे हैं, जो खबर हम दे रहे हैं वो किसी के पास है ही नहीं, ये क्राइटेरिया। सबसे पहले खबर हम दे रहे हैं, और आप सबसे पहले नहीं दे रहे, जिस टाइम पे आप दे रहे हैं एग्जैक्टली उस टाइम पे 10 और चैनल दे रहे हैं, और वो 10 के 10 यही कह रहे हैं सबसे पहले आपको खबर। अभी राउंड द क्लॉक खबर दे रहे हो भाई, ठीक है, रेस लगाई हुई है, अननेसेसरी चीजें डिस्कस हो रही, अननेसेसरी। अवाम बैठ के सोच रही है अच्छा पार्लियामेंट की इतनी सीटें हैं, रिजर्व सीटें इतनी हैं, और फिर ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं मिलती, वैसे नहीं मिलती। स्टॉक, दो लोग बैठ के डिबेट कर रहे होंगे कि भाई इकोनॉमी अच्छी चल रही है, वो उसको कहेगा यार तुझे कैसे पता इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं अभी बिजली का बिल देकर आया, मैं अभी राशन लेकर आया, मैं खाली हाथ बैठा हूँ। वो बता रहा है क्यों? क्योंकि उसने एक तज्जियाकार को सुना, ठीक है, और वो तज्जियाकार हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द तज्जियाकार जो है, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सीनियर जूनियर जो भी है, सारे ये कैटेगरी में आते हैं। दे आर एक्सपर्ट ऑफ डिस्कसिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स एंड देयर बैक स्टोरीज। मतलब खान साहब ये सोचते हैं, नवाज शरीफ ने ऐसे किया, ये उन्हीं के केसेस के एक्सपर्ट है। नून लीग के सहाफी की जो पूरी तैयारी है ना, वो ये है कि जब उसके सामने कोई पीटीआई वाला आएगा तो उसको पता है कि उसके क्या सवाल होंगे और मैंने उसको क्या जवाब देना। सेम गोज पीटीआई से पीपीपी, कुछ स्टैब्लिशमेंट के लोग, इनको आप इनके ओपोनेंट के अलावा किसी के साथ बिठा देना बात करने, जहां सिर्फ लॉजिक और रैशनैलिटी पे बात हो रही है, इनके सर में दर्द शुरू हुई थी। हमारी आवाम परेशान हो जाती है, उसको एकदम से कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, कहते हैं यार ये बंदा कौन है, किसी का एजेंट है, ये वो बातें नहीं कर रहा जो हम रोज सुनते हैं। तो भाई आप जो रोज सुनते हो उनको कभी परखो तो सही, उनसे कभी ये तो कहो कि यार ठीक हो गया, आप एक लीडर की तारीफ कर दें या एक लीडर को जलील कर दें, आपने कर लिया ना, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, जब कोई इशू आया आपने उस पर बात कर दी, आपने अपनी राय दी। अब आप कुछ बेटर प्रोग्रामिंग के साथ आए, किसी न्यूज चैनल के ऊपर आप देख लें खबर और टॉक शो, इसके अलावा तीसरा फॉर्मेट नहीं है। खबर देते देते भी तज्जियाकार लाइन पे ले लेते हैं, खबर खत्म होती है तो उन तज्जियाकारों का पैनल शुरू हो जाता है, पैनल खत्म होता है तो एक सहाफी दो सियासतदानों को लेके आ जाता है, वो खत्म होता है तो एक और सहाफी स्लैश कुछ और एंकर और साथ कुछ कॉमेडियंस और कुछ पॉलिटिकल बातें, 11 बजे उसके बाद रिपीट होना शुरू होता है। आप डॉक्यूमेंट्री पे कोई काम करते हैं, सिफर। आप पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कोई काम करते हैं, सिफर। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, चले कुछ एक करते हैं, एक दुक्का परसेंट, बट चैनल की प्रोग्रामिंग को अगर आप आप बच्चों के लिए कोई चीज क्रिएट करते हैं, नहीं। आप कोई भी ऐसी रिसर्च फैक्ट बेस्ड वीडियो, अब तो एआई है ना, कुछ बनाते हैं, नहीं। सबसे आसान प्रोडक्शन ये है, 3 कैमरे लगेंगे, 4 लाइटें लगेंगी, एक एंकर होगा, 2 बंदे होंगे, और आपने इसको ये बात कर देनी है, उसको ये बात कर देनी है, आवाम कर बैठ के देख लीजिए और लड़ो, ये जर्नलिज्म है। हाँ, लड़ो। अब मैं जाऊंगा, मैंने एक को डिफेंड करना है, मैंने दूसरे को बुरा बोलना है, वो आया उसने अपने को डिफेंड करना है। कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है जिसमें मैं कह दूं कि हाँ यार यहाँ पे मैं गलत था, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, आज मैंने एक नई बात सीखी, या वो कह दे कि हाँ यार इस चीज पे आप और मैं बात अग्रीड हैं या डिसएग्रीड हैं, इसको लेट्स लीव इट, आए कुछ और बात करते हैं। आपके गिनती के सियासतदान हैं जो टीवी पे आते हैं, गिनती के, और वो अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड करते हैं। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबकी प्रोविंशियल हुकूमतें तो बहरहाल है, ठीक है ना। सिंध में पीपल्स पार्टी की है, केपीके में पीटीआई की है, पंजाब में नून लीग की है, और बलूचिस्तान में भी कोई एक हुकूमत है और वो किसी की है। इन चारों हुकूमतों के जो भी चंद रहनुमा
आते हैं ना टीवी पे, किसी के हाथ में बजट देते हैं, तो नहीं यार ये आपकी पार्टी ने मंजूर किया, चलें इसकी 10 बातें निकालें जो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी इनकलाबी हैं, और उनको प्रूव भी करना, सिर्फ बताना नहीं है, उनको प्रूव करें। आपको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है भी कि नहीं, तो चलिए एक दफा टेस्ट तो करें ना इनको, इन शख्सियात के मुद्दे से निकाल के। आप किसी बंदे को बुला के ये पूछ लें, उसको कहें चले छोड़ें यार, आज हम आपसे इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में बात नहीं करते, आपका हल्का क्या है 141, चले इस हल्के पे बात करते हैं। आज आपसे आपके हल्के पे बात करते हैं, कितनी सड़कें पक्की हैं, कितने गटरों पे ढक्कन लगे हुए हैं, कितनी यूनियन काउंसिल्स के अंदर आपने बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए हैं, कितना लिटरेसी रेट है। अगर ये जवाब दे गए ना ये सियासतदान, जो अभी मैं कह रहा हूं 200 की 300 की पार्लियामेंट है, सारे टीवी पे नहीं आते, 10-15 ही आते हैं, और वो 10-15 भी एक्सपर्ट किस चीज के हैं, वो अपनी अपनी शख्सियत और उसके जो अदालत में केसेस चल रहे हैं और जो उसका एक सियासी बयानिया है वो सिर्फ उसके एक्सपर्ट है। इनसे इनके अलावा किसी मौजू पे बात करके देख लें ना, आपके सहाफी में कोई एबिलिटी है माजरत के साथ, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ता, उसको जरूरत ही नहीं है प्रोग्राम से 2 मिनट पहले पहुंचे, प्रोग्राम करें, घर जाए और एंड ऑफ द मंथ एक अच्छा चेक उठाएं और उसके बाद घूमते सैर करें, ऐश करें, मेहनत। तो ये हाल है जर्नलिज्म। अच्छा एक चल, चूंकि ये सियासी और जर्नलिज्म वाली गुफ्तगू हो रही है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, फिर मैं उस पर आऊँगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अदील अफजल की बातें सुनो तो ऐसा लगता है या तो वो खुद से नाराज़ हैं या माशरे से नाराज़ हैं या सबसे नाराज़ हैं। इस पर आते हैं हम, लेकिन अगर हम इस वक्त वो पॉलिटिकल वाली गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इस वक्त अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी वो कौन सी है और वो क्यों है? अच्छा क्यों है, तो अगर मैं डिफाइन करने जाऊंगा तो फिर बहुत लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन सिंपल नहीं करें, बात है। आप ये तो आप अपने व्यूज दे सकते हैं ऑब्वियसली। और मैं यार पहले भी देखे ना, लोगों को असल में एक तो द इशू इज कि जब आप किसी की भी पसंदीदा शख्सियत या उसकी पसंदीदा पार्टी या उसके पसंदीदा लीडर को क्रिटिक करते हैं ना, तो उसको हमेशा लगता है कि यार ये दूसरी पार्टी है, किसी पार्टी की नहीं है भाई। आप भी पूछ लें, मैं उसी का जवाब दूंगा। अब आपने मकबूल पार्टी का पूछा ना, तो उसका जवाब जो होगा मैं वही दूंगा। मकबूल पार्टी जो वो अपनी प्रेजेंस दिखा पाई, प्रेजेंस दिखा पाना इज समथिंग एल्स, ठीक है। खामोश वोटर होना, ये होना, वो होना, ग्राउंड पे ग्रिप होना, दैट इज डिफरेंट। जो प्रेजेंस है विच इज ऑन सोशल मीडिया एंड मीडिया, समहाउ यू गो एंड विजिट पीपल, वो पीटीआई और इमरान खान, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी का ये क्लेम है कि उसके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। उसके एक नहीं कई लीडर जेल में है, बहुत से कारकुन जेल में है, केसेस बने हुए हैं, कईयों को सजाएं हो चुकी हैं, कईयों का पता नहीं है। सो इस नैरेटिव के साथ दे डेफिनेटली हैव अ सिंपैथी इन पाकिस्तानी ऑडियंस, और उसकी पॉपुलैरिटी पहले भी थी, बट उस पॉपुलैरिटी में जो इमरान खान के साथ पहले ये था कि यार पॉपुलर है और नवाजा गया, एजेंसियां लाई हैं तो ये हुआ है तो वो हुआ है, पॉपुलर है लेकिन ये है, तो अब दे हैव अनदर कार्ड कि भाई देखो अब तो नहीं है। तो अब उस पॉपुलैरिटी में उसके साथ सिंपैथी, एक अदर काइंड ऑफ सपोर्ट भी है, लोगों की अटैचमेंट भी है, वो एक आपको नजर आता क्यों है। तो उस पे लोग थोड़े से खफा होते हैं, क्योंकि फिर मैं ये कहूंगा कि देखें आपने पिछले कोई 70-75 साल से, इससे भी पहले से ये काम तो स्टार्ट है, लेकिन हम सिर्फ अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख के कहें तो एक सर्टेन टाइप ऑफ नैरेटिव बेचा गया, एक सर्टेन टाइप ऑफ लीडरशिप बेची गई, एक सर्टेन टाइप ऑफ पैट्रियोटिज्म बेचा गया, और इवन रिलीजन में भी एक सर्टेन सोच विचार करके एक पैटर्न दिया गया, उस पे एक कौम बड़ी हुई है। उससे आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके किसी शख्स को देखें ना, हम महफिल में बैठे हों और कोई आदमी गंदे कपड़ों के साथ आ जाए, चले गंदे भी आम से कपड़ों के साथ आ जाए, किसी का मुलाजिम हो,
वो कितनी ही बड़ी बात भी क्यों ना करते, आप अपनी जिंदगी के फैसले का इख्तियार उसको नहीं देंगे। तो कुछ कंडीशनिंग हुई भी है ना हमारी। हमारी अपनी कंडीशनिंग ये है कि यार हमने वोट तो समहाउ उसी को देना है जो कम से कम हमसे तगड़ा है, गाड़ियों में आता है, अदालतें उदूलते झेल सकता है, कल को मुझे कोई मसला होगा तो मेरे पीछे जेल आ सकता है, मुझे छुड़ा सकता है। हमारा वो नहीं है कि हमने किसी को बहुत आइडियलाइज करना है। हाँ, मेन लीडरशिप होती है। पीपल्स पार्टी के जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को रखा हुआ है कि भाई हमारा देखो जो मेन लीडर था वो बहुत इनकलाबी बातें करता था, बातें, स्टेप्स नहीं। सेम इज विद पीटीआई कि यार उनके पास जो लीडर है ना वो बातें बहुत इनकलाबी करता है। इसमें अच्छा वो वही वाला इनकलाब है जो आप जैसे स्कूल में इकबाल के शेर पढ़ लेते हैं, तकरीरें कर लेते हैं, मुकाबला जीत लेते हैं, बहस में वाह वसूल कर लेते हैं। प्रैक्टिकली उन वो आइडियोलॉजीज एक्चुअली एग्जीक्यूट भी हो सकती हैं कि नहीं, कोई डिबेट नहीं है। वो जो भी मंशूर है, वो जो भी ख्याल है जिसके तहत आप उसको पसंद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए उसने आपके साथ कोई लाहे अमल शेयर किया है? नहीं। उसने कुछ ऐसा, अगेन वो वाली बात नहीं कि क्रिकेट में कितने अच्छे हैं या शुगर मिलें कितनी लगाई हैं या स्टील का काम कितना अच्छा करते हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा अलग। इमरान खान क्रिकेटर है, जरदारी जमींदार भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, नवाज शरीफ इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो इनका ना एक पर्सनल बिजनेसेस है, ट्रैक रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो है। आपकी एक्सपेक्टेशन है विजन की, लीडरशिप की, वो एबिलिटी है या नहीं, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब मुझे खुद बता दें उसका क्या तरीका होगा। उसका तरीका यही होगा ना कि अगर एक आदमी ने स्टील का कारोबार अच्छा किया है तो आप कह सकते हैं कि ये अच्छा कारोबारी है, या अच्छा नहीं तो एक सक्सेसफुल कारोबारी है। ठीक है, इसी तरह कर सकते हैं। तो एक बड़ा लीडर है, एक इनकलाबी लीडर है, ये कैसे तय होगा? जब उसने कुछ किया होगा। और वो नहीं किया होगा कि रैंडम नहीं, वो उसी विजन के मुताबिक जिसका वो प्रचार करता है। अगर वो कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, आप बिल्कुल खुल के सपोर्ट करें। लेकिन अगर आपको नजर भी कुछ नहीं आ रहा, आपके पास आर्ग्यूमेंट में देने के लिए कोई लाहे अमल भी नहीं है, और आप यही कहते हैं कि यार बात तो अच्छी की है ना, तो ठीक है, पॉपुलैरिटी है। सही। ये बात एक हद तक बिल्कुल सही है कि जब आप किसी को कोई काम करता हुआ देखेंगे तो ही उसके बारे में ये राय कायम कर पाएंगे कि हाँ ये इस काम में अच्छा है और ये आगे हम इसको मजीद काम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये बेसिक लेवल पर भी होता है। मतलब एक गाड़ी अच्छी चलाता है तो आप कहेंगे ठीक है जी मैं इसको अपनी बेहतर गाड़ी लूंगा तो भी इसी से चलवा लूंगा, या अगर किसी कारपेंटर ने अच्छा काम किया है तो अगली दफ़ा आपको काम करवाना होगा तो आप उसी कारपेंटर को बुलाएंगे या रेफ़र कर देंगे। तो ये तो बेसिक जजमेंट क्राइटेरिया है किसी भी काम को जज करने का। तो अब अगर इस काम के हवाले से जज करें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख को देखें, तो फिर सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर, सबसे बेहतर काम करने वाला कौन कहलाएगा? अच्छा, डिबेटेबल सी चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि यार अयूब खान के दौर में ना इकॉनमी बड़ी अच्छी, ठीक है, पाकिस्तान एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा था। वो देखो जॉन एफ कैनेडी उसको कैसे खड़ा था, वो उसके कंधे पे हाथ मार रहा था, और हमारा एक इज्जत थी। उसके एक पैरेलल आर्गुमेंट आता है, वो सारा पैसा तो बंगाल का था। आपके साथ उससे बंगाल था, उनकी पोर्ट थी, पटसन थी, बेताशा और एक्सपोर्ट्स थी। तो बंगाल अलग हुआ, आपकी इकॉनमी गिर गई, आपका मुल्क परेशान हो गया। तो वो डिबेटेबल है कि क्या अयूब खान का दौर अच्छा था या नहीं था। सिमिलरली आप किसी भी दौर को उठाएंगे, जिया का दौर है अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि परवेज मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था, बहुत खुला पैसा आ रहा था, कराची डेवलप हो रहा था, लाहौर डेवलप हो रहा था, आर्टिस्टों को बहुत पैसा मिल रहा था, टीवी चैनल्स खुल रहे थे, एट द कॉस्ट ऑफ अ बिग वॉर, जिसके साइड इफेक्ट्स हम अभी तक फील कर रहे हैं। और इतना डिस्कनेक्ट है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई कराची में बैठा हुआ था और उसको परवेज मुशर्रफ का दौर अच्छा लग रहा था तो उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि बलूचिस्तान के बंदे को परवेज मुशर्रफ से इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, या केपीके को वजीरिस्तान के कि लोग क्यों माइग्रेट करके कराची आ रहे हैं। तो आइडिया ही नहीं है। जो केपीके में बैठा हुआ है उसे बाकी की बात की समझ आ रही। सो एक डिस्कनेक्ट है सोसाइटी में। तो कोई भी दौर बहुत कोई आइडियलाइज अभी तक पाकिस्तान में गुजरा नहीं है कि जिसको हम कहेंगे ये बहुत अच्छा था।
जैसे ही दौर खत्म होता है ना, उसकी रियलिटी सामने आ जाती है। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। आर्मी चीफ रिटायर होता है ना, तो उसकी इतनी बुराइयां सामने आती हैं, हम कहते हैं 3 साल पहले सारे ये बातें सबको पता थी, तो करते क्यों नहीं थे? तो इसी तरह जब दौर खत्म होता है तो हमें उसके प्रॉब्लम्स समझ आते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में अलग अलग हिसाब से अदवार को देखा जा सकता है कि किस दौर को आप कहेंगे कि वो अच्छा है। इसमें अगर आप इजाजत दे तो मैं एक चीज, जी, पीपल्स ज़रूर। पार्टी का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 2013 तक, और बड़ा दहशतगर्दी का टाइम था, बड़े मसाइल थे, और हम पीपल्स पार्टी को उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं। जो कुछ भी उन्होंने गलतियां की हैं और मुसलसल कर रहे हैं, वो काबिल मुसम्मत है। वैसे आप सोचो, आप पीपल्स पार्टी को जेन से निकाल दें और आप सोचें किसी भी एबीसी पार्टी की हुकूमत है 2008 में, जैसे ही उनकी हुकूमत आती है तो उनके सामने जो पहला चैलेंज है वो है कि उन्होंने जुडिशरी को बहाल कर, और उसके लिए लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं। वो इशू है, उसके साथ ही दूसरा पैरेलल इशू चल रहा है कि सवात में एक आदमी है, वो कह रहा है हम काजी अदालतें बनाए। अभी अभी आपकी लीडर शहीद हुई हैं, आप गवर्नमेंट में आए हैं, और आगे एक बंदा सवात में इस तरह का मुतालबा कर रहा है। इन इश्यूज को आपने कहीं ना कहीं हैंडल किया है, और उसके बाद मुंबई अटैक हो जाता है, और आप इंटरनेशनली भी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कहीं पे आप अपना केस नहीं लड़ सकते, कहीं पे आप बात नहीं कर सकते, आप एक अजीब शर्मिंदगी के आलम में। डॉलर बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, और लोड शेडिंग इंतहा को पहुंचे। लोग कहना शुरू कर देते हैं यार परवेज मुशर्रफ का दौर बड़ा अच्छा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है। उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है ग्लोबली, इस गवर्नमेंट का आप चैलेंज देखें। मीनवाइल जो आपने जुडिशरी बहाल की थी, वो आके पीएम को धमकाना शुरू कर देती है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ स्विट्जरलैंड में केस करो वरना घर जाओ, आपका वजीर आजम अदालतों के चक्कर काट। चूंकि उसामा बिन लादेन पकड़ा गया है, तो उसके बाद अब उस कहानी को कैसे कवर अप करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अचानक से एक मेमो गेट स्कैंडल आ जाता है। ठीक है जी, और आपका प्रेसिडेंट ही चैलेंज हो जाता है कि उसने जी ऐसे करके उसको मेमो भेजा, उसने जाके कहा मुझे बचाओ। अब कोर्ट का एक और केस चल रहा है, आपकी आवाम 4-5 साल इतने में पीएम फारिग हो जाता है, नया पीएम आ जाता है। नया पीएम आता है, गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करने के लिए जा रही है, कादरी साहब मार्च लेके इस्लामाबाद आ जाते हैं। ये है पीपल्स पार्टी के आखिरी 5 साल। कोई भी गवर्नमेंट इतने इंटरनल और इंटरनेशनल इश्यूज के साथ, अगर हिस्ट्री में, मैं मानता हूं कि हर हुकूमत को बड़े बड़े मसाइल में, लेकिन इन 5 सालों में जो मसाइल रहे थे पीपल्स पार्टी को, सिर्फ इन मसाइल, इनकी नौयत और इनकी सिग्निफिकेंस ग्लोबली कितनी बड़ी थी, आप उनको देखें तो आप कहेंगे कि अब इसके तकाबुल में उसकी परफॉर्मेंस को जज करना है। वो इसके बीच में 18 अमेंडमेंट करवा जाते हैं, वो इसके बीच में जो एनएफसी सालों से अटका होता है, प्रोविंशियल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको सॉल्व करवा देते हैं। वो किसी न किसी तरीके से इंडिया के साथ जंग नहीं होने देते, सफारती सतह पे जो भी है मामला, चले वहां भी कांग्रेस थी तो कुछ अच्छी बचत हो गई, कुछ ना कुछ हैंडल करते करते आईएमएफ, कर्जा, कुछ करके वो जाते हैं। बलूचिस्तान का इशू सॉल्व नहीं करते, लेकिन वहां पे नौकरियां दे जाते हैं लोगों को, केपीके को नाम दे जाते हैं। इस तरह की उनकी चीजें हैं जो आप कहेंगे कि विद दीज सर्कमस्टांसेस ये अचीव करना, मैं कहूंगा चलो ये इस लिहाज से बेहतर है कंपैरेटिव। वेल इसके बाद समराइज, में मेरी बिल्कुल। बात, अब ठीक है, लोग जो है अब वो आपको कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी का हो गया है। ये पीपल्स पार्टी को, ठीक है कि मैं, अगेन वही वाली बात है कि मैं जुल्फिकार अली भुट्टो को कई दफा क्रिटिसाइज कर चुका हूँ, हर दफा जरूरी नहीं है, या बिलावल भुट्टो को करता हूँ, या उनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को करता हूँ, या सिंध के हालात को देख के करता हूँ, जो वहां पे गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल है। सिर्फ उसी एक स्कैंडल को जाके कि ये जो हजारों लाखों टन गंदम सिंध के गोदामों में पड़ी पड़ी खराब हो गई है, अरबों रुपए की, इसको मतलब इसको हम कहाँ देखें, किस कुर्बानी के जरिए भूल जाएं कि हाँ यार भुट्टो साहब ने कुर्बानी की थी, बीवी भी शहीद थी भाई, सर आंखों पे। लेकिन ये गंदम का तुम कुछ करो भाई, क्या कर रहे हो
अरबों रुपए जाया कर रहे हो स्टेट के। तो ऐसा एक नहीं, कई स्कैंडल्स हैं, वो अपनी जगह है और उन पे बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। और ये काम उन सहाफियों का है जो सारा दिन बैठ के इन शख्सियात को इनकी पर्सनल बातों के ऊपर या तो अटैक कर रहे होते हैं, या इनकी कोई फनी वीडियोस चला रहे होते हैं, या इनको लड़वा रहे होते हैं। वो उनसे इन मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इन इश्यूज के ऊपर प्रॉपरली फैक्ट्स के साथ ला के लोगों के सामने नहीं रख रहे। ठीक है, इसी तरह आप नून लीग का दौर देखोगे तो उनके भी 5 साल है और उसमें भी काफी सारे मसाइल हैं। मेनली तो मैं कहूंगा कि चले, एक तो वो पठानकोट का वाकया हो जाता है जब वो मोदी आता है, फिर नवाज शरीफ के खिलाफ धरना चलता है, फिर एपीएस हो जाता है, फिर उसके बाद पनामा का केस खुल जाता है। तो वो दौर भी थोड़ा सा टफ रहा है फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि अगर हर दिन ये होता रहे कि आज आपका पीएम चला जाएगा, आज आपका पीएम चला जाएगा, दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं खड़ी हो सकती इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, जिसमें आपकी जुडिशरी रोज उनकी तो जो क्रेडिबिलिटी थी वो उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुई ना, जब वाकई उनका पीएम चला गया, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर साइन करता है कि जी मैं जा रहा हूँ जी बाहर इलाज करवाने के लिए, वो ज़्यादा ख़राब करता है उनको। नहीं, वो तो एक बात की चीज है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि जुडिशरी रोज धमकियां दे रही है कि वजीर आजम को घर भेज देंगे, मीडिया रोज ये तज्जिए दे रहा है, तो कोई इकोनॉमी चल नहीं सकती। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। आपको नजर आ रहा हो कि ये जो लोग आए हैं ये 3-4 साल अब कहीं नहीं जाएंगे, 5 साल बैठेंगे, सुकून से काम करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम एक 3 साल की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। वो रही है। पहले गिलानी साहब थ्रू आउट फियर में रहे, उसके बाद मियां साहब थ्रू आउट फियर में रहे, और उसके बाद इमरान खान साहब भी थ्रू आउट इसी फियर में रहे। सेनेट के इलेक्शन हो रहा है, बंदे पूरे नहीं हो रहे, बजट की तकरीर हो रही है, बंदे पूरे नहीं हो रहे, अदम एतमाद हो रहा है, बंदे पूरे नहीं हो रहे। आपने एक बंदे को वजारत उज़्मा तो दे दी है, लेकिन आपने उसको एक वाजे अक्सरियत नहीं दी कि वो सुकून से अपनी गवर्नमेंट कर सके, वो कोई डिसीजन ले सके। फिर कोरोना आ जाता है। अब उसके टाइम को उसके टाइम के हिसाब से जज करेंगे कि भाई इकोनॉमी किस लेवल पे आपको मिली थी, सिक्योरिटी किस लेवल पे आपको मिली थी, जखायर आपको किस लेवल पे मिले थे, ओवरऑल फॉरेन लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिकली हम कहां खड़े थे। वहां से आपके पास मुल्क आया था। मैंने बता दिया कि खान साहब के साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि उनको भी थ्रू आउट ये फियर था कि भाई ये मेरी गवर्नमेंट हटा सकते, और एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी चल रहा था, 14 पार्टियों का, 12 पार्टियों का, वो थ्रू आउट मूवमेंट भी चला रहे थे। इसी तरीके से जैसे आपके चीफ के ऊपर बात हो रही होती है, आपके आईएसआई को, आईएसपीआर को क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है, पीडीएम एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे, अनार्की नहीं थी लेकिन समहाउ उनका प्रोटेस्ट भी चल रहा था, वो असेंबलियों में भी बैठे हुए थे, और वो जहां जहां जिस जिस तरीके से गवर्नमेंट के लिए रुकावट पैदा कर सकते थे वो कर रहे थे। और पीएम के मुतालिक ये डर था, और वो पीएम वही हुआ। गिलानी भी गया, मियां साहब भी गए, खान साहब भी गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही हमारे लिए ये है कि जब इलेक्शन हो जाए, हमें पता है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 1946 से कैसे हो रहे हैं, किसी एक को सेपरेट करके डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, सारे ऐसे ही होते हैं। कभी आपके साथ फेवर हो जाती है, कभी आपके साथ धोखा हो जाता है। एक हुकूमत बन गई है, उसने चलना है। अगर उसने चलना है और आपको भी पता है कि ये चलेगी, 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, तो डिस्कोर्स थोड़ा सा चेंज करो पॉलिटिकल। असेंबली में आओ, बजाय इसको कि इसको मैंने 4 साल निकालना है, वो अपोजिशन बनो कि उसको परफॉर्म करना पड़े, उसको एक एक इशू के ऊपर चैलेंज करो, उससे एक एक बात अपनी मनवाओ, ना माने अवाम को अवेयर करो कि अगले इलेक्शन में वो वोट आउट हो। ये प्रोसेस चलाना पड़ेगा। पीएम को अदालतों के जरिए घर भेजना, पीएम को असेंबलियां तोड़ के घर भेजना, ये इसके साथ आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है। तो किसी भी दौर को आप देखेंगे, उस दौर में मसाइल भी रहे हैं और उस दौर की अच्छाइयां भी रही, लेकिन किसको पाकिस्तान किस हालत में मिला और उसने किस हालत में छोड़ा। परवेज मुशर्रफ को किस हालत में मिला था, उसने किस हालत में छोड़ा। पीपल्स पार्टी को किस में मिला था, उसने कहां छोड़ा। पीएमएलएन को कहां मिला था, उसने कहां छोड़ा। पीटीआई को कहां से मिला था और कहां पे छोड़ा, ये डिबेट होनी चाहिए। सिंपल, वेरी राइटली सेड। आप डेमोक्रेसी पर वैसे एतमाद रखते हैं? मजबूरी के लिए।
डेमोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली अब वही है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। डिक्टेटरशिप है, किंगडम का दौर खत्म हो चुका है। अब पता नहीं दोबारा कैसे बादशाह बनेंगे। पहले बादशाह लोग ट्राइबल बेस पे बनते थे, मजहब की बेस पे बनते थे, चंगे करके बनते थे, पता नहीं कैसे कैसे बनते थे। वो है नहीं अब। दूसरा मॉडल आपके पास डेमोक्रेसी है, जो समहाउ उसी मोनार्की और उसी किंगडम से मिलता जुलता है। वो बादशाह भी छोटे छोटे बेतहाशा राजों, महाराजों, सरदारों, नवाबों पे रिलाय करते थे। ये भी उन्हीं पे करते, कोई इतना फर्क नहीं। उनकी भी एक फौज होती थी, इनकी भी एक फौज है। वो भी अपनी मर्जी के अहकामात को कानून कहते थे, यहाँ पे भी वही दस्तूर है। लेकिन समहाउ इसमें पब्लिक का कुछ शेयर जरूर है। जैसे आप कहते हैं कि अब आपने बार काउंसिल्स बनाई हुई है, तो वहां से लोग उठते हैं, वो अवामी हकूक की बात भी करते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ उठते हैं। हमारे पास आसमा चांदी नहीं है, हमारे पास अभी करंट टाइम्स में जैसे जबरान नासिर केसेस कर रहा होता है, तो हमें नजर आ रहा होता है बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ आपकी लॉ फेटर्निटी के लोग, कुछ मीडिया फेटर्निटी के लोग, इसी तरह कुछ पॉलिटिशियंस भी एक्चुअल जेन्युइन पॉलिटिशियंस हैं, जो अवामी वो मंजर आम पे उतने नजर नहीं आ रहे होते लेकिन वो कर रहे होते। तो बहुत एक आटे में नमक के बराबर है, वो है। लेकिन क्या हम ये उसको नहीं भी कह सकते निकाल दे। कि लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर डिक्टेटर बैठा हुआ है या बादशाह बैठा हुआ है या खलीफा बैठा हुआ है या सदर या वज़ीर आज़म बैठा हुआ है? लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उनको क्या वो जो बेसिक चीज़ें मिलनी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, बाकी जो सारी चीज़ें हैं, अगर उनको वो मिल रही हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन बैठा हुआ है? असूली तौर पे असूली तौर पे ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपको रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सेहत, तालीम सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आपको बादशाह से क्या मसला। लेकिन ये दौर कुछ और है। यहाँ पे इंसान किसी और तरीके से अपनी जो है ना, एक जैसे एक तो हमारे पास मॉनिटरी की सूरत में दौलत है ना, इसी तरह इंटेलेक्ट की सूरत में भी, इंडिविजुअलिज्म की सूरत में भी, मेरी ओपिनियन की सूरत में एक करेंसी है। आप उसमें भी मालदार होना चाहते हैं। जब आपको वो नहीं, जैसे अगर मैं वोट देकर आया हूं और मुझे पता है कि मेरे इलाके के लोग एक सर्टन आदमी को वोट देकर आए और मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, वो फॉर्म 45 से हुआ है, 47 से हुआ है, डीआरएस सिस्टम, जिस भी सिस्टम के जरिए, मैं उस चोरी को अपनी चोरी मानता हूँ, मेरा लॉस। ठीक है, ये वो दौर है ना। सऊदीया में किंगडम है और सारी फैसिलिटीज है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सख्ती है। लीबिया में सारी फैसिलिटीज थी, कजाफी ने सब कुछ दिया हुआ, लेकिन चूंकि आप अपने सराउंडिंग्स को भी देखते हो और बाज औकात आप बाहर की दुनिया को इतना देख रहे होते हो कि आपको अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस या वो चीजें नजर ही नहीं आ रही होती, तो उसका लॉस क्या होता है कि आप कहते हो नहीं यार ये तो मिल रहा है लेकिन मुझे ओपिनियन भी चाहिए, क्योंकि वेस्ट ने डेमोक्रेसी को प्रेजेंट ही ऐसे किया। आप जितने मर्जी खुशहाल रह रहे हो वो कहेंगे नहीं, तुम्हारे पास ये कहने की आजादी तो नहीं है ना, ये करने की आजादी तो नहीं है ना, वो तो हमारे पास है। तो कोई भी डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। लोगों को क्यों ये लगता है, मतलब मैंने भी जब एक दो लोगों से कहा कि भाई वो मुझे अदील अफजल के साथ पॉडकास्ट करनी है, उन्होंने कहा यार ये पूछना ज़रूर कि यार आप किससे नाराज़ हैं ज़्यादा, अपने आप से या माशरे से, सोसाइटी से, लोगों से? क्या क्या नाराज़गी वाला मामला, ये क्यों इंप्रेशन है? देखिए, नाराजगी वाली तो बात ही नहीं है। वो लोगों को अगेन वही वाली बात है कि वो चूंकि क्रिटिसिज्म सुन रहे होते हैं ना, तो नकार, अब शुरू में आपने कह दिया सोशल क्रिटिक, तो लकड़ी वाला लकड़ी का काम करेगा, लोहे वाला लोहे का काम करेगा, भाई जिसका जो काम है वो वही करेगा ना। तो नकात में तनकीद ही करनी है, वो तनकीद ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे बहस होनी चाहिए, ये नहीं कि वो यही क्यों कर रहा है। एक और चीज अगर इसको मेटाफोरिकली देखें तो अगर आप गंद समेटने निकलेंगे ना, तो फिर आपको हर जगह गंद ही नजर आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम्हें सिर्फ गंद नजर आ रहा है, नहीं मैं समेट ही गंद रहा, ठीक है। बाकी जो हीरे जवरात हैं जो मेरी आंखों के सामने नहीं आ पा रहे, जो तारीफें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो आप शेयर कर दें अगर आपको नजर आ रही है। जिनको मेरे पे एतराज है कि मैं हमेशा यही क्यों कह, सर आप अच्छी बातें ले आए, मैंने आपको रोका है। ठीक है, मेरा यही काम। ठीक है, तो वो क्योंकि लोगों को मेरे ख्याल में ज़्यादा दुख उस वक्त हुआ जब आपने अनवर मकसूद पर तनकीद की। अच्छा, उसको भी मैं 2-3 दफा ये चीज डिस्कस कर चुका हूं कि देखें, आर्ट है, मेरा काम आया है ना, आपके सामने पड़ा है,
आप उस पे खुल के तनकीद करें, उसकी एक वजह है। आर्टिस्ट को क्रिटिक चाहिए। क्रिटिक आवाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, दुनिया भर में एक कैटेगरी होती है ना, ड्रामा की, फिल्म की, क्रिटिक चॉइस अवार्ड। उसका स्केल बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो ये नहीं देखते कि फिल्म में स्टार कितने बड़े हैं, फिल्म ने बिजनेस कितना किया है, किसी और पैमाने के ऊपर जज कर रहे होते हैं। आर्टिस्ट के लिए जरूरी होती है। तो अनवर साहब पे लोग एतराज करते हैं, मैंने अल्लामा इकबाल पे भी तनकीद की है। अच्छा, अब वो उसके उस पे ऊपर लोगों मैं को आता हूँ अगला। अभी मैं ग्राउंड बना रहा था अनवर मकसूद से अगला। अच्छा, आप उस पे यार क्या आपने अल्लामा इकबाल पे तनकीद, यार अल्लामा इकबाल एक शायर है, ठीक है। तो अगर कोई लिटरेचर पढ़ने जाएगा तो क्या वो शायर पे तनकीद नहीं पढ़ेगा, या उन पे लोगों ने तनकीद नहीं की है आप उसे इनकार कर लें? नहीं, ये चीजों को देखने का अंदाज है। आपने जैसे लोगों ने कहा कि यार आप अनवर साहब को, मैंने कहा देखिए अनवर साहब जो हैं, मैंने जब उन पर पहली दफा भी बात की थी तो मैंने कहा कि यार हाफ प्लेट बड़ा अच्छा था, एक कैरेक्टर को निकाल के ओवरऑल हाफ प्लेट बहुत अच्छा था। लूज टॉक, उसमें आई कांट से कि कितना कंट्रीब्यूशन मोइन अख्तर साहब का था, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पीसेस पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड इन टेलीविजन हिस्ट्री। और इसीलिए उसकी ड्यूरेशन भी बहुत लंबी रही, बहुत साल लोगों ने देखा। इनफैक्ट जब तक मोइन भाई थे तब तक दुनिया ने देखा है, तो आज भी होते तो हम आज भी लूज टॉक देख रहे होते। तो उनके काम को या उनकी शख्सियत को उस तरीके से नहीं, एक दो चीजों को जो मुझे आर्ट के हिसाब से सही नहीं लगती, और मेरा ये मानना है कि दौर बदल गया है, इन इश्यूज को एड्रेस कर लिया जाए, इनसे आगे निकला जाए, उस पर उन पे तनकीद है। इसी तरह इकबाल पे तनकीद की हुई है, इसी तरह और लोगों पे भी तनकीद की हुई है। अगर सियासतदानों पे कर सकते हैं, सहाफियों पे कर सकते हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स पे कर सकते हैं, तो भाई कर लो इन पे भी, इसमें कोई मसला थोड़ी है। वो सब पे तनकीद करते हैं, ठीक अच्छा, है, वो तो दो उन पे तीन भी हो उसमें जाए। चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अब आपका कैरेक्टर है स्टैंड अप गर्ल का मिर्ज़ा जो शायर है। अब मिर्ज़ा जो शायर है वो उठ के मिर्ज़ा गालिब पर अगर तनकीद करना शुरू कर दे कि जी ये मिर्ज़ा गालिब जो है, जिसको सारी दुनिया कहती है कि जी ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब ही हैं। तो अगर आपका तनकीद के लिए कोई वो होना चाहिए ना कि जी मेरे पास ये वज़न है, इस वजह से मैं तनकीद कर रहा हूँ, वरना तनकीद तो मैं भी किसी पे तनकीद कर दूँ भाई कि जी ये तो सही नहीं है। तो क्या उस तनकीद की वर्थ होगी या नहीं होगी? क्योंकि तनकीद करने वाले की भी अपनी एक स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। वो जो स्टैंडिंग है ना, वो उसकी तनकीद से ही बनेगी ना। तो जो मैंने तनकीद की है, मुझे उसका जवाब नहीं मिला, मुझे उसके जवाब में यही मिला है कि यार आपने उन पे कैसे तनकीद कर दी। इस चीज को छोड़ें, इसको साइड पे करें कि मैं कौन हूं, मैंने जिंदगी में क्या किया है क्या नहीं किया, जस्ट फॉरगेट। नकात का, नकात की क्रेडिबिलिटी और उसका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जो वो कह रहा है उससे बनेगा। तो जो मैंने तनकीद की है, अगर वो गलत है, अगर वो फैक्चुअल नहीं है, या वो दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे हाजिर हूँ, ये भी जवाब दे दे। पूरी आर्ट फिटिनिटी ने ये बात सुनी, ऐसा नहीं है। मुझे सब अपने आर्टिस्ट वगैरह है वो कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। मैंने ऐदे वफा पे तनकीद की थी, एक ड्रामे पे तनकीद थी, एक राइटर पे तनकीद थी, एक चैनल पे तनकीद थी, एक इदारे पे तनकीद थी। आवाम को बहुत अच्छी लगी। मतलब रियासत के एक पिलर को ही मैं हिला दूं तो वो बड़ी अच्छी बात है, रियासत के एक शख्स पे मैं तनकीद कर दूं तो वो थोड़ा सा मसला नहीं। ऐसे नहीं हो सकता ना। आप मेरी तनकीद को बिल्कुल किसी भी कसौटी के ऊपर जज कर, अगर मैं ये कहता हूं कि अनवर साहब का फलां जुमला रेसिस्ट है, तो ये इल्जाम है तो साबित कर। और अगर वो दुनिया के बाकी सारे माशरों में एज अ रेसिज्म ही देखा जाता है तो फिर मैं ठीक हूं। पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टेकन। अच्छा, अब उसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली होती है ना कि मिसाल के तौर पे अनवर मकसूद साहब जिस ज़माने में लिख रहे थे उस वक़्त ये रेसिज़्म का मसला नहीं होता। मैं मेमन हूँ, मेमनों पे सारी ज़िंदगी तनकीद होती रही है, ख़ास अंदाज़ में बोलते हैं वो मेमन जो है वो ख़ास अंदाज़ में क्या वो कंजूस होते हैं। मतलब ये सारी कॉमेडी के जो आज के जो मामले हैं ना वो बदल गए हैं कि जी हर चीज़ पे मैं तो माइंड कर गया, मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने अपने दौर में एक चीज़ क्रिएट की, आज के दौर में उसको हम अलग जज नहीं कर सकते। पुराने काम पे तो बात ही नहीं की ना मैंने उनके नए काम पे बात की है, जो वो आजकल दावर के साथ और इधर उधर इस तरह के बॉयज के साथ है। मैंने तनकीद उनके नए काम पे की, पुराने काम पे की मैंने दूसरा पे की नहीं, मैंने आउटलेट पे की नहीं, ठीक है। तो मैंने उनके नए काम पे तनकीद की।
किया। वो कराची के हवाले से उन्होंने एमक्यूएम पे कभी तनकीद नहीं की कॉमेडी में। अब एमक्यूएम के हवाले से उन्होंने सीरियसली बड़ी बातें की है। मतलब मैं सुन रहा था, उन्होंने आज काउंसिल में गालिबन था, उन्होंने कहा कि जी एमक्यूएम वाले जो है वो नंबर 2 तक जब रहते हैं तो बड़े सही रहते हैं, नंबर 1 पे आते हैं बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। वो बड़ी सीरियस उन्होंने तनकीद की थी एमक्यूएम पर। फिर उसके अलावा भी उन्होंने मतलब एमक्यूएम पर सीरियसली जो तनकीद की है वो तो की है उन्होंने। मुझे वैसे कभी नजर नहीं आई जब तक एमक्यूएम की पीक थी ना, और ये सिर्फ अनवर भाई का मसला नहीं है, कराची में कोई भी नहीं कर पाता था, न्यूज चैनल पे लोग डरे होते थे। ये तो इसका मतलब है रियलिटी ये तो फिर रही है। मजबूरी हुई ना, अनवर साहब की मजबूरी थी यार कि वो बिल्कुल 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 मजबूरी थी, मैं मानता हूँ मजबूरी थी, लेकिन उस मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए कि उस मजबूरी के बेस पे आपने देखा अच्छा चलो ये तो कुछ नहीं कहते तो इनको तो मैं धो दूं पकड़ ठीक है। और अगेन फिर वही वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं तनकीद कर रहा हूं वो एक बहुत अवामी नैरेटिव है। अनवर साहब लाहौर आते हैं, लाहौर से उनको तारीफ मिलती है, तालियां मिलती, ठीक हो गया। इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद में उनके शो सोल्ड आउट है, तारीफ मिलती है। उसके बाद उनको पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि क्या फर्क है जी, वो कहते हैं इस्लामाबाद वालों को समझाना पड़ता है, लाहौर वालों को समझ नहीं आती, कराची वालों को पहले से सब पता है, ठीक है। अब अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपको तो आपके सोल्ड आउट शोज हैं यार, तो लोगों ने तारीफ करके भेजा है, और क्या करें, क्या करें। मतलब अब कैसे साबित होगा कि लाहौरियों को अनवर साहब की बात समझ आ गई है? ताली बजा के, चेयर अप करके, आपकी तारीफ में कमेंट्स लिख के, आपके शो पे आके टिकट लिख के, यही तरीका है ना। या इसके अलावा कोई और तरीका है कि मैं अपना कल्चर छोड़ दूंगा, मैं अपनी जबान छोड़ दूंगा, मैं अपना शजरा नसब बदल के आ जाऊं, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने वाकई ही आपकी असली वाली तारीफ की है। तो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स में। और अगेन चूंकि वो एक खास एरा के हैं जिस वक्त ये बातें बिल्कुल प्रॉब्लम कंसीडर नहीं होती थी, तो वो इस दौर में भी अगेन देखें, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि लोग अनवर साहब को गालियां निकाले या उनके बारे में फजूल बातें, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा। और ना मैंने उनके बारे में खुद से ऐसी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की है। मैं उनके काम को सराहता भी हूं, हमने उनका काम देखा भी है, सीखा भी है। 50-50 बहुत अच्छा था, बेहतरीन काम उन्होंने किया, सारी जिंदगी हम देखते रहे। मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरे मुल्क का आर्टिस्ट ग्रो करे। अगर वो 80 साल की उम्र में भी लिख रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इवॉल्व करना चाहिए। अगर वो कहीं स्टक हो रहा होगा, स्टीरियोटाइप हो रहा होगा, मेरा काम है निशानदेही करना। मेरी उनसे कुछ जाती ना तो कोई चक्कलिश है, ना लड़ाई है, ना कोई मसला है। अच्छा, मैं एक और क्लिप देख रहा था, वो शहजाद गयास के साथ आपका एक क्लिप था, उसके अंदर कोई बात हो रही थी कि वो पता नहीं आपने कहा था या शहजाद ने कहा था कि जी वो बेहुदा जुमले थे उनके ड्रामे में, गांधी जी की दोती में कोई पता नहीं क्या कुछ इस तरह का, तो वो बेहुदा जुमले भी कहते हैं, उस पर एतराज़ हो रहा था उसमें। अब जाहिर है बेहुदा जुमले नहीं होने चाहिए, लेकिन मतलब शहजाद गयास तो खुद एडल्ट कॉमेडी शोज़ करता रहा है कराची में, तो ये अजीब सी बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी उसने गंदी बात की है, जबकि आप खुद गंदी बातें करते हैं। शहजाद बता के करता है, वो बता के कर रहा है, एडल्ट कॉमेडी है। आप घर से आए, आपको पता है एडल्ट कॉमेडी। अब ये रीसेंट प्ले जो उनका चल रहा है ना, हाउस अरेस्ट, इसके बारे में भी यही था कि बहुत सारे सेक्सुअल जोक्स थे। अब मैंने उस पे एक मेरा दोस्त है, उसका मैं रिव्यू देख रहा था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक तरफ अजमा बुखारी पंजाबी थिएटर पे छापे मार रही है क्योंकि भाई सेक्सुअल कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप एक लाइसेंस दे रहे हो कि ये चढ़ पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर, बेसिकली क्लास का डिफरेंस है, ठीक है। तो एक गरीब अगर थिएटर पे जाता है और सेक्सुअल कॉमेडी देखता है तो आप कहते हो यार ये माशरा तबाह हो गया। अमीर जाता है और क्लैप करता है तो आप कहते हो क्या अच्छा जुमला था, ठीक है। इवन अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे दौर में जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल नेम इज ताबिश, ठीक है। ताबिश इज डूइंग ग्रेट, वो जियो पे भी बड़ा सक्सेसफुल रहा है, उसका स्टैंड अप भी बड़ा अच्छा रहा है, उसका अपना शो द ऑनेस्ट वो भी बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन ताबिश डुअल लैंग्वेज तो करता है ना, और टीवी पे करता है, ठीक है। वो हो रही है, वो वहां पे हो रही है तो ठीक है, क्योंकि ताबिश कर रहा है, जियो कर रहा है, वो बहुत सारी बातें कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही वो थिएटर के लेवल पे कर रहा है, लेकिन करता है। इवन ये शहजाद और ताबिश का आप शो देख लें, अभी ताबिश ने रिसेंटली उसका इंटरव्यू किया है, मेरे लिए दोनों बहुत अजीज हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हमारे कॉमेडियन है। दोनों ने बेतहाशा डुअल लैंग्वेज बातें की, बहुत जिनके सीधे सीधे गंदे मतलब निकलते हैं,
पर वो टीवी पे चल रही है। तो एक तो ये चीज लेकिन नहीं पंजाबी होनी चाहिए ना, मतलब पहली चीज तो ये कि ये होनी नहीं चाहिए, दूसरी चीज ये कि अगर जियो पे हो रही है, ताबिश कर रहा है, वो जायज है, और अनवर मकसूद अपने ड्रामे में करे तो वो नाजायज, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, क्लास का फर्क, मैं तो यही कह रहा हूँ, क्लास का फर्क है। अगर एक अच्छी क्लास में बैठ के आप कर रहे हैं तो किसी को कोई मसला नहीं है। अगर आप अलमरा में ऐसे आला करते हुए कर रहे हैं और आपके आम से कपड़े हैं और आपकी लैंग्वेज भी पब्लिक मासेस की लैंग्वेज है, तो वो गलत है। सो हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। हमें को मैं इसीलिए कहता हूं कि दुनिया भर में रूल्स आ चुके हैं भाई, ये एडल्ट कॉमेडी है, ये ऐसे होगी, ये थिएटर प्ले है, और इसमें इस तरीके का ह्यूमर है, बता के करें। मैं तो कह रहा हूं कि जो पंजाबी थिएटरों को भी बंद किया जाता है ना कि यार नहीं गंदी बात नहीं करनी, वो गंदी बात तो घरों पे हो रही है, थड़ों पे हो रही है, दोस्तों की महफिलों में हो रही, हम करते हैं। हमें बिल्कुल इससे इनकार नहीं करना चाहिए कि नहीं होता। आपको स्टेज पे बुरी लगती है तो दुनिया ने उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया रखा हुआ है। शहजाद के शोज बड़ी लिमिटेड ऑडियंस के साथ होते हैं, बड़े स्पेसिफिक वेन्यूज पे होते हैं, एंड नेवर ऑन टीवी। ऐसा नहीं होगा कि वो कॉमेडी टीवी पे आ जाए। मैंने खुद उसका एक शो अटेंड किया हुआ है, बहुत हिलेरियस था और बहुत गंदी बातें थी, ठीक है, लेकिन मुझे पता है, मैं घर से गया हूं कि मैं एडल्ट शो देखने जा रहा हूँ, मैं घर से जब हम मैं ताबिश का गया। शो देखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता ना कि हम अडल्ट शो देख रहे हैं, उसके अंदर बुरी बात आती है या गंदी बात आती है तो अच्छा नहीं लगता, ये अलग चीज होती है। उस उसने भी अपना इमेज ये बना दिया हुआ है इस कौम के सामने कि भाई ताबिश है तो वो अभी बात को यूं करके ही फेरेगा। अब वो उसकी एक वो बन गई है, सेलिंग पॉइंट है, उससे तो वो नहीं हिल सकता। सही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते ठीक हैं। है, तो बिल्कुल यही चीज फिर अनवर मकसूद पे भी अप्लाई हो जाती है कि आप उनका थिएटर देखने जाएंगे तो उसमें भी ऐसा ही होगा, तो ये तो फिर सेम बात हो बिल्कुल गई, ऐसे। तो तनकीद क्यों? हाँ, नहीं, फिर अजमा बुखारी जो है वो छापे ना मारे, कोई हमें आके ज्ञान ना दे। अजमा को अभी हम अलग रखते हैं ना, अभी हम इन दोनों को कंपेयर कर लें कि भाई ताबिश जियो पे बुरी बात करता है, गंदी बात करता है, ताबिश के लिए जियो पे गंदी बात करना जायज है और अनवर मकसूद के लिए थिएटर में गंदी बात करना नाजायज है, ये क्यों? अच्छा, उसमें उसमें जायज और नाजायज की भी बात हुई थी। उसमें थी कि जोक बहुत फीका था। मैंने तो खैर वो प्ले देखा नहीं हुआ, शहजाद ने देखा हुआ है। गांधी साहब की 2-3 कुछ कुछ होता है, ठीक है। बाद में एक प्ले के एक्टर थे, उन्होंने मुझे पर्सनली मिलकर भी कहा, उन्होंने कहा यार ये डायलॉग नहीं था प्ले में, ठीक है। मैंने कहा यार मैंने नहीं देखा हुआ, शहजाद ने देखा हुआ है, शहजाद इसका ऑनलाइन जवाब भी दे चुका है कि बिल्कुल था, ये डायलॉग था, ठीक है। वो जोक फीका है, जायज नाजायज की तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि हाँ वो एक अलग मसला है, जोक अच्छा लगना या ना अच्छा लगना, ये तो एक अलग डिबेट है। जोक ठीक है, और अगर आपने अपने आप को अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्सुअल जोक्स नहीं होने चाहिए, सेक्सुअल जोक्स होते हैं, फिर आप उसी लेवल पे अपने आप को रखना। आप फिर, मैं जब तनकीद कर रहा हूं तो वो तनकीद एक लेजेंड पे, एक इंटेलेक्चुअल पे होगी जब मैं तनकीद कर रहा हूं। लेकिन जब उसको लाइसेंस दिया जा रहा है तो उसको लाइसेंस वो दिया जा रहा है कि यार तू कुछ भी कर ले यार, क्योंकि बाकी सब भी तो कर रहे हैं ना, तो बाकी सब भी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, तो एक ही जैसी होगी बात। तो फिर वो लेजेंडरी, वो इंटेलेक्ट, वो कोई नई बात, वो मेरा तो इख्तलाफ ही है कि देखें, मैंने उनके अगेन जिस काम पे एतराज किया हुआ है वो है दो मेन चीजें हैं। एक, पार्टीशन पर उनका काम, और दूसरा उनका बाकी एथनिसिटीज को मजाक करना। इसके अलावा मेरा उनके साथ कोई तीसरा इख्तलाफ नहीं, सिर्फ ये 2 बात। फाइनली वो एक मैं आपका क्लिप देख रहा था, उसके अंदर आपने कहा कि जी मुझे ट्यूनेशन थ्योरी पे भी बड़ा एतराज़ था, लेकिन अब वो एतराज़ जो है वो ख़त्म हो गया है कुछ। वो क्या मामला था? मतलब ट्यूनेशन थ्योरी पे भी या पाकिस्तान के बनने पे भी कोई इशू है क्या? अब फिर वही वाली बात आ गई ना, क्या मसला क्या है? हर चीज से भी मसला है। हाँ, हर चीज पे थोड़ा थोड़ा मसला है। तो ट्यूनेशन थ्योरी से बुनियादी तौर पे इख्तलाफ है। वो भी वही है कि रिलीजन की बेस के ऊपर शनाख्त को क्रिएट करना, ये 1971 में ही दफन हो गया था जब बंगाल अलग हुआ। और दूसरा ये है कि आई थिंक गांधी के कुछ लेटर्स हैं जिन्ना साहब को लिखे हुए, यहाँ पे मैंने एक दफा मैं पढ़ रहा था हमारे नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में, तो उसमें से किसी एक लेटर में कुछ इस तरह की बात गांधी ने की हुई थी कि अगर आज सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाए तो ये एक कौम हो जाएगा, क्योंकि तो महाराष्ट्र है, पंजाबी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं, बिहारी हैं, साउथ इंडियंस की पता नहीं और आगे कितनी किस्में जो हमें पता ही नहीं। सो उस दौर में भी जो ये तसव्वुर था, वो भले किसी भी तरफ से आ रहा हो, कि रिलीजन की बेस पे एक कौम कह देना जो है ना, वो थोड़ा सा, और उसको एक सर्टेन ज्योग्राफी में बंद कर देना,
वो नहीं समझ आता। उम्मत आप एक हैं, उम्मत आप एक है, ईरानी हो, अफगानी हो, ताजिकिस्तानी हो, तुर्क हो, आप मुसलमान हो, आपकी बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं, लेकिन सब अलग अलग कौम है। तुर्क अपने आप को अलग कौम मानते हैं, ईरानी अपने आप को अलग कौम मानते हैं, वो आपके साथ अपने आप को नहीं जोड़ते। अरब अपने आप को अलग कौम मानते हैं। चले, अब एक ओपिनियन कायदे आजम का और एक ओपिनियन उवैस मंगलवाला और अदील अफजल का। अब देखते हैं कि किसकी क्रेडिबिलिटी, किसकी स्टैंडिंग, किसका वेट ज़्यादा है, किसके ओपिनियन में दम ज़्यादा है, और उस वक्त क्या हो रहा था, और उस वक्त के जो अगेन मरूजी हालात थे वो क्या थे। बिल्कुल थैंक ऐसे, यू बिल्कुल अदील, ऐसे, ये बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, बड़ा मज़ा आया रियली। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।